भारत के तमाम सरकारी अर्थशास्त्री इस सोच में उलझ पड़े हैं कि कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाया जाए जो इस महामारी के मंदी को काट सके। उलझन में फंसे नीति आयोग के हेड राजीव कुमार, जो सरकार के थिंक टैंक भी माने जाते हैं, उनका कहना है कि आज़ादी के बीते 70 सालों में देश इससे बुरी अर्थव्यवस्था को नहीं देखा। इसी सोच के साथ उन्होंने कहा कि खास तरह के उद्योग धंधों में कोई ठोस नीति तैयार की जाए। वहीं सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम माननीय थिंक टैंक की बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं और साथ ही आग्रह करते हैं कि भूमि और मजदूरी बाजारों में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। वहीं एक और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार एक दूसरों के मुकाबलों के लिए सोशल मीडिया और संपादकीय राय का सहारा लिया। अगर इन बातों को संक्षेप में लिया जाए तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की आर्थिक टीम इन विवादों में नहीं कि भारत में मंदी है या नहीं, बल्कि इस महामंदी की चोट से कैसे उभरे इन बहस में पड़े हैं। ये वही आर्थिक अधिकारियों के ग्रुप हैं जो कुछ महीने पहले तक दावा करते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जो हर वर्ष 70 लाख नौकरियां पैदा करती है। वर्ष 2017 के नवंबर में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के संप्रभु रेटिंग को बढ़ाया। यह किसी स्वतंत्र देश की साख का मूल्यांकन 14 वर्षों में पहली बार हुआ था। जस्टिफाइंग पर और जोर देते हुए मूडीज ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संरचनात्मक सुधारों से गुजर रही है। इसके ठीक 2 वर्षों बाद मूडीज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को पूर्वानुमान कर इसे 3 बार लगातार घटते हुए दिखाया। अब जो तत्काल सवाल उठते हैं कि क्या भारत की आर्थिक स्थिति वाकई गंभीर है? अगर हाँ, तो यह इतनी तेजी से कैसे बिगड़ती गई? भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक कॉफी स्टोर कैफे कॉफी डे के संस्थापक ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। कारोबार में लगातार धीमी गति, असहनीय ऋण तथा अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न उनकी मौत का कारण बताया जाता है। ऑटो इंडस्ट्री ने वाहन बिक्री में गिरावट को लेकर आशंका जताई है। 1 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नौकरियां गंवाने वाले हैं। स्थिति यहीं तक नहीं रुकी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कुछ इस प्रस्तावों के साथ पेश किया, जिनसे विदेशी पूंजी के प्रभाव खतरे में आ गए और निवेशकों के विश्वास को तार तार किया। इन प्रस्तावों को कई आलोचनाओं से जूझना पड़ा। अंत में वित्त मंत्री को अपने कई प्रस्तावों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि भारत एक तेज आर्थिक मंदी और व्यापार के गंभीर नुकसान का सामना कर रहा है। आर्थिक स्थिति पर अलार्म केवल जीडीपी वृद्धि में मंदी का असर नहीं है, बल्कि विकास की खराब गुणवत्ता भी है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अस्थायी विकास का मुख्य आधार निजी क्षेत्रों का निवेश होता है, जो आज 15 साल के निचले स्तर पर है। दूसरे शब्दों में कहें तो निजी क्षेत्रों द्वारा नई परियोजनाओं में लगभग कोई निवेश नहीं है। स्थिति इतनी खराब है कि कई भारतीय उद्योगपतियों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति, व्यवसायों के प्रति सरकार के अविश्वास और कर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के बारे में जोर शोर से शिकायत की है। भारत का सबसे बड़ा आयात तेल है और 2014 और 16 के तेल की कीमतों में गिरावट ने वास्तविक समस्याओं को बढ़ाते हुए जीडीपी के विकास के लिए एक पूर्ण प्रतिशत बिंदु को जोड़ा। मामला तब और बिगड़ गया जब 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों का संचलन रातों रात खत्म कर दिया गया। इससे अर्थव्यवस्था के सभी मुद्रा नोटों का 85% प्रभावी रूप से हटा दिया। सरकार के इस कदम ने सप्लाई चेन को नष्ट किया, जिसके कारण एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक साथ प्रभावित हुए, जो देश भर में लगभग 3/4 रोजगार प्रदान करती है। इससे पहले कि अर्थव्यवस्था नोटबंदी के झटके से उबर सके, सरकार ने 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव कर जीएसटी को लागू किया। जीएसटी रोल आउट सुचारू नहीं था। इसे समझने के लिए कई छोटे व्यवसायों ने शुरुआत में संघर्ष किए। तेल की कीमतों में उलटफेर अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। लाखों भारतीयों ने अपनी नौकरी खोनी शुरू कर दी। गांव में मजदूरी दर नहीं बढ़ी, जिसके कारण खपत पर असर पड़ा और अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई। अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती स्थिति ने सरकार के राजकोष ढीला कर दिया है। टैक्स रेवेन्यू अब अंतिम चरण पर आ गया है।
पैसे की किल्लत में सरकार को राहत की सांस तब आई जब सेंट्रल बैंक द्वारा सरकार को 24 बिलियन डॉलर नकदी भुगतान की घोषणा की गई। यह राशि 2009 से 2014 के बीच कांग्रेस शासन के सभी 5 वर्षों में सेंट्रल बैंक द्वारा सरकार को दिए गए भुगतान से अधिक है। भारतीय उद्योग दशकों से सरकारी संरक्षण पाता आया है। आज एक बार फिर इन्हें टैक्स में कटौती, वित्तीय प्रोत्साहन की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी यह स्पष्ट नहीं कि इस तरह के लाभ निजी क्षेत्रों के निवेश और घरेलू खपत को पुनर्जीवित करेगा। मोदी सरकार के सत्ता में आते ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जोर शोर से चलाया गया, लेकिन बीते 5 वर्षों की सच्चाई यह है कि भारत चीनी मालों पर दोगुना निर्भर हुई। अगर आज की स्थिति पर बात करें तो भारत प्रत्येक भारतीय के लिए 6,000 रुपए की चाइनीज माल खरीदता है। अब देखना ये होगा कि महामारी से आई मंदी को किस प्रकार मोदी सरकार निपटती है। अर्थव्यवस्था और अन्य तमाम मुद्दों की जानकारी हम समय समय पर लाते रहेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नवराज्य को।